आज का विषय है जलमंडल। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना तो जीवन ही असंभव है। कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो जलमंडल के अंतर्गत हम जानेंगे सागर के बारे में, महासागर के बारे में, नदियों के बारे में, कितना फैलाव है जल का हमारी पृथ्वी पर, इत्यादि बातों को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जल का क्या परसेंटेज है। तो जल अर्थात सागर के रूप में, महासागर के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में इत्यादि विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेस में जो जल होते हैं उसको हम जलमंडल कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर जल का अगर कोई भंडारण है किसी चीज़ में तो वो है महासागर, और उसका एक छोटा रूप होता है सागर। जो कि सागर कभी कभी कन्फ्यूजन इस बात की हो जाती है कि सागर क्या है, महासागर क्या है। तो सागर जो कि क्या होता है कि दो भूमि के बीच का एक दो दो तरफ से भूमि होती है और उसके बीच में जो सागर होती है उसी को हम सागर बोलते हैं। और एक बड़े विस्तृत क्षेत्र पे जो फैला हुआ है वो महासागर हो गया। तो एक महासागर का एक छोटा सा रूप है। तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 29% जो है वो भूमि है और 71% जल है। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर जल है तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये 71% जो जल है किस तरह से फैला हुआ है। तो 4 महासागर, सबसे जो विस्तृत क्षेत्र है इसका वो 4 महासागरों में है, जिसका नाम मुख्यतः है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहता है कि अंटार्कटिक महासागर को भी 5 महासागरों में गिन लिया जाता है, लेकिन चूँकि ये अंटार्कटिका जो है वो एक ठंडे बर्फ़ के रूप में जमा रहता है, तो एक महादेश के रूप में ही ज़्यादातर उसको समझा जाता है। मेनली जो है वो 4 महासागर ही है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर भी एक ठंडा जगह होता है, उसमें बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो बड़े बड़े आकार में तैरते रहते हैं पानी में, और एक वो ठंडा प्रदेश होता है, इसलिए उसको आर्कटिक महासागर बोलते हैं। और ये सबसे छोटा महासागर भी है। तो हम जानेंगे बारी बारी से इन महासागरों के बारे में। तो सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत क्षेत्र पर अगर कोई महासागर फैला हुआ है तो वह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एशिया की इक्वेटर जो है, पृथ्वी का जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड और साउथ साइड, जो नीचे ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो एशिया, और उसके बाद लास्ट में को दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन चारों साइडों से बीच में अफ्रीका को छोड़कर प्रशांत महासागर का फैलाव है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है। ये जीके में आता है कि एस की आकार का ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार जो है एस आकार का है, तो वो है अटलांटिक महासागर। और एक व्यस्ततम महासागर है व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कोई जीके में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है जिस माध्यम से, शिपिंग के द्वारा, तो है अटलांटिक महासागर। यूरोप का व्यापार हो या अन्य महादेश देशों का हो, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें व्यापार होता है। और थर्ड है हिंद महासागर, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी 16.5 करोड़ किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है ये प्रशांत महासागर का है। उसके बाद सेकंड नंबर में जो क्षेत्रफल है वो अटलांटिक महासागर का है, 8.3 करोड़ किलोमीटर। और उसके बाद 7.58 करोड़ किलोमीटर के लगभग में हिंद महासागर है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है। तो जीके का एक क्वेश्चन बन जाता है, वो है हिंद महासागर, जो कि भारत का जो नाम है हिंदुस्तान, उसके नाम पे पड़ा हुआ है हिंद महासागर। और इसमें मेडागास्कर की खाड़ी जो है वो इसी में पाया जाता है। तो ये 3 हमने महासागरों के बारे में जाना। और चौथा महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर, एक सबसे छोटा महासागर के रूप में इसको हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ये जो पृथ्वी का जो इक्वेटर है उसके
साउथ में है, साउथ में नहीं नॉर्थ में है, और साउथ में जो है वो अंटार्कटिका महादेश है। तो इन चारों के बारे में और विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं कि इन महासागरों के में सागर छोटे छोटे रूप में रहते हैं। और नेक्स्ट ये हम जानेंगे कि जो जल हम पीते हैं, जो जल हम जिसका उपयोग करते हैं, जो मीठे जल का उपयोग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस रूप में है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो 97.5% जो जल है वो लवणीय है, अर्थात सोडियम क्लोराइड की मात्रा, NaCl की मात्रा ज़्यादा है, वो खारा है, वो हम पी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद बचता है 2.5%। 2.5% जो जल है उसमें भी मैक्सिमम जो जल है 1.5% ये बर्फ़ के रूप में है, जो ग्लेशियर है उस रूप में है, जिसका डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर भूमिगत जल है। भूमिगत जल का प्रयोग मैक्सिमम वहीं से होता है। उसके बाद नदियों के रूप में, झरनों के रूप में, तालाबों के रूप में इत्यादि विभिन्न स्रोतों छोटे छोटे रूप में जल की मात्रा रहती है। तो सबसे कम अगर परसेंटेज जो मीठा पानी जो बचा हुआ है उसका लगभग 1.5% जो भूमिगत जल है, और बाकी स्रोतों के माध्यम से डायरेक्टली तो हम तालाब या पानी, नदी का कोई पानी डायरेक्टली नहीं पी सकता है। जो भूमिगत जल है हैंडपम्प इत्यादि के माध्यम से लोग पीते हैं। तो आज के डेट में जल संकट एक बहुत गहरी समस्या बनती जा रही है। विभिन्न देशों में इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं कि कैसे इस खारे पानी को शुद्ध किया जाए, मीठे पानी के लायक बनाया जाए, इसको पीने लायक बनाया जाए। इस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे कंट्री में पानी की इतनी किल्लत होती है कि इसका वहाँ की कंट्री जो है वो कंट्री जो है इम्पोर्ट करती है। चूँकि भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में तो नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, और ख़ासकर जो कुछ ऐसे राज्य हैं जो तो बाढ़ ग्रसित रहते हैं हमेशा, तो वहाँ तो पानी की दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पानी की समस्या होती है। चूँकि साउथ के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ नदियों का उतना जाल नहीं है, और नदियाँ है भी तो वो मौसम में ही वो अपना जो बरसाती मौसम है इत्यादि उसमें अपना पानी में रहता है मैक्सिमम, और उसके बाद धीरे धीरे सूख भी जाता है। तो वहाँ समस्या होती है, और बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं पानी का। तो हमेशा इस संकट के प्रति जागरूक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और लोगों को भी चाहिए कि जल के प्रति संवेदनशील रहे और जल को बचाएं। एक एक बूंद कीमती है। आने वाला जो जनरेशन है वो इस जल के महत्व को समझे, इस जल का उपयोग करें। तो ये जो जल है 4 रूपों में फैला हुआ है। अब इन महासागरों के बारे में कुछ और हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में एक गर्त है, एक तरह से जो खाई है, मान लीजिए मेरियाना ट्रेंच, इसको मेरियाना गर्त बोलते हैं, जिसकी गहराई 11,022 किलोमीटर है। 11,022 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि हिमालय से भी बड़ा इसके जो है गर्त है। हिमालय 8850 किलोमीटर के लगभग में है, लेकिन इसका जो है आपको 11,022 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई गर्त, गहरा गर्त है तो प्रशांत महासागर में है। इसमें हिमालय पर्वतमाला भी इसमें डूब सकता है। तो ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी जी के में पूछता है कि सबसे लवणीय जल किस सागर का है। तो उसमें एक वान सागर है जो तुर्की में है, और उसके बाद एक मृत सागर है। ये 2 सबसे ज़्यादा जो खारापन के मामले में जाने जाते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर के बारे में हमने जाना कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो इसी महासागर में होता है। उसके बाद हिंद सागर महासागर के बारे में हमने जाना कि हिंद महासागर किसी देश के नाम पर ही इसका है पड़ा हुआ। सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। तो जलमंडल के बारे में कुछ विभिन्न बातों को हमने जाना। और नदियाँ हैं, नदियों के रूप में आज आवश्यकता है कि नदियों के पानी को स्टोर करके उनको
नहरों के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से उसको पीने योग्य बनाया जाए, लोगों के पास सुलभता से वो पहुंच सके, और जो भी भूमिगत जल है उसको दूषित होने से बचाया जाए। आजकल बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करके उन भूमिगत जल को भी दूषित कर दिया जा रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। पीने योग्य पानी नहीं रह पा रहा है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की भी कि उस पानी की भी को शुद्धता के लिए का प्रयास किया जाए, पीने योग्य बनाया जाए, और लोग इस बात को लेकर अवेयरनेस उनके अंदर आए कि कैसे पानी को हम बचाएं, कैसे पानी का संरक्षण करें। बहुत सारे स्टेट्स में बारिश के पानी का भी संरक्षण करके उन्हें स्टोर करके टंकियों में इत्यादि में उनका उपयोग किया जाता है, ताकि जब पानी की गंभीर समस्या हो या पानी की जब अनुपलब्धता हो तो उस समय उसको उपयोग किया जाए। तो ज़रूरत ये भी है कि बारिश का जो पानी है वो सबसे शुद्ध और मीठा होता है, तो इस पानी को भी संरक्षित किया जाए, इसका स्टोर किया जाए, खासकर उन जगहों पे, उन स्टेट्स में जहाँ पे पानी की समस्या है। तो एक अवेयरनेस ला के लोगों के अंदर एक जागरूकता ला के हम इस पानी के संकट को से भी उबर सकते हैं, और पानी को बचा के हम आने वाले जनरेशन को इस पानी से का लाभ दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी चीज़ों को का अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।